मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और जो मोहन भागवत जी का संवाद दावत, ये क्या, इसको कैसे देखें? और दूसरा, उसमें एक चीज, उस पर भी टिप्पणी आप कीजिएगा छोटी सी, जो मैं कह रहा था कि हम बिटवीन द लाइन चीजें देखते हैं, जो मोहन भागवत जी ने जितनी बातें कही हैं उसमें कहीं छुपा है कुछ चीजें जो संदेश हो मोदी जी के लिए? क्योंकि वजह से कबड्डी वाली बात किया और भी जो जो चीजें बोली हैं, कैसे देखें, कैसे माने, दोनों पर आपकी, जितनी छोटी करिएगा और अच्छी करिएगा, समाहित हो सारा कुछ, फिर मैं आगे जाऊंगा। देखिए, इस मुल्क में जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी मूल में एक सनातनी सभ्यता है, उस विचारधारा के लोग का बुनियादी टकराव जो एक अवधारणा में नजर आता है, देश के अल्पसंख्यकों से ही नजर आता है। और उस अवधारणा को जब आप अमली जामा पहनाते हैं तो अल्पसंख्यकों रास्ते में आके उनके खड़े होते हैं, और जो एक बुनियादी टकराव का मुद्दा बनता है। उसी से उपजता है देश के लोकतंत्र में लोकतंत्र का संवाद और संविधान की रक्षा और नफरत को हटाना और मेल मिलाप मेल जोल रखने वाली जो एक बुनियादी फलसफा है, ये सब उसी परिप्रेक्ष्य में आता है। ये काफी समय से हो रहा है संवाद। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में वोट ली थी, तो इंडिया दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जहां पर मुसलमानों की सूफी संत जोड़े थे और संघ ने सीधा संवाद किया था मोहन भागवत जी ने। जी हाँ, जी हाँ। वहां से एक ऐसा लगा था कि कोई टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद दत्तात्रेय हासगोले साहब के बहुत सारे आर्टिकल समय समय पर दैनिक जागरण जैसे अखबार के एडिटोरियल पे भी आते रहे। वो निरंतर मुस्लिम और हिंदुओं के बीच एक संवाद की बात करते रहे। अगर आप इसकी और पास्ट में जाएं तो 96 से 98 के जो पीरियड अटल बिहारी वाजपेयी का 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने उस कार्यकाल में, उस वक्त बुखारी साहब ने अटल हिमायत कमेटी भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ये आग्रह किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को आप वोट कीजिए। तो ये तो एक उसकी लार्जर पृष्ठभूमि है। दरअसल संवाद होना चाहिए। संवाद एक अच्छी चीज है। संवाद का एक सकारात्मक पहलू होता है कि इसके माध्यम से मसले सुलझे। लेकिन लेकिन अब जो लेटेस्ट जिसका आपने बयान दिया, उमैर इलियासी साहब का, जो जो कह सकते हैं कि अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल उमैर इलियासी साहब बुनियादी तौर पर जमील इलियासी साहब के बेटे हैं। इनके फादर, ये एक पुरानी तौर पर कांग्रेसी फैमिली है। जमील इलियासी साहब भी इसी तरह इंदिरा गांधी को टोपी पहनाया करते थे। ठीक। देखिए, मैं बहुत खूबसूरती से कह रहा हूँ बात को। तो जमील इलियासी साहब बहुत खूबसूरती से टोपी पहनाने में माहिर थे। वो इंदिरा गांधी को टोपी पहना दिया करते थे। तो उमैर इलियासी साहब अगर टोपी पहना रहे तो इसमें आप और हमें को कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो मदरसों, मोदी जी तो पहनते नहीं, अब ये भागवत जी पहनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पहन रहे हैं, मैंने कहा कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप बारीकी समझिए। जी जी। तो ये बुनियादी तौर पर आज के समय में ये उमैर इलियासी साहब भारतीय जनता पार्टी से अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक और संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी संघ के माध्यम से देश में चलता है। वहीं भाजपा का अल्पसंख्यक संगठन भारतीय जनता पार्टी का, वो भी देश में चलता है। तो जिस संवाद की आज उन्होंने बात की कि मदरसों का गुरुकुल से होना चाहिए, मंदिर का मस्जिद से होना चाहिए, तो मंदिर मस्जिद बैर कराते और प्रेम कराती मधुशाला, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए, ये एक बड़ा बड़ा मसला है। संवाद की कोशिश करती रहनी चाहिए, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। 96 से 98 से लेकर आज तक ये संवाद ही चलता आ रहा है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। बुनियादी तौर पर यह संवाद तो संघ को अपनी सरकार से करना चाहिए, अपने अनुषंगिक संगठनों से करना चाहिए, उनमें एक समानता लानी चाहिए। फिर
अल्पसंख्यक समुदाय से बात करनी चाहिए। और जमील इलियासी साहब का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि वो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मुस्लिम समाज एक आम समाज है, ना तो वो मौलवी के माध्यम से रिप्रेजेंट होता, ना ही वो किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पर्सन से रिप्रेजेंट होता, ना ही वो किसी तरह की इमाम संगठन से रिप्रेजेंट होता। मुस्लिम समाज वो है जो इस हिंदू मुस्लिम पीड़ा का शिकार बनता है, जो इन दंगों का शिकार बनता है, जिसके घर जलाए जाते हैं। तो जब तक उस समाज से सीधा संवाद नहीं होगा, इस समस्या का हल नहीं निकलता रहेगा। ये राजनेता, ये इमाम, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन तो टोपी पहनते रहेंगे, टोपी पहनाते रहेंगे। अब आता हूं मैं आपके मोहन भागवत जी वाली बात पर। देखिए, मैंने बहुत खूबसूरती से आपको बात को दर्शकों को रखने की कोशिश की है। मैंने नहीं चाहा कि बहुत ज्यादा हार्ड लाइन लूं, लेकिन एक व्यंग्यात्मक लहजे में मैंने बात की। अब आप रहा मोहन भागवत वाली का सवाल। देखिए, मोहन भागवत जी भी आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा देश की राष्ट्र के फलक पर राजनीतिक रूप से छाए हुए हैं कि उनके विरुद्ध मोहन भागवत जी बोल के अपने आप को रेलिवेंट कर रहे हैं आज। अब बस ये समझ लीजिए कि आज मोहन भागवत जी को उनके विरुद्ध बोल के अपने आप को रेलिवेंट करना समझ रहा। अब राजनीतिक परिस्थितियों का आप आकलन खुद कर सकते। बिलाल सर, आप भी टिप्पणी कीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी जिसमें जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट था कि पेट पर लात और फिर पीठ पर हाथ फेरा जाए, दोनों। संजीव जी, क्योंकि बहुत समय कम है तो बहुत ही शॉर्ट टिप्पणी करना चाहूंगा। प्लीज। दरअसल ये जो सारा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो सनातनियों ने अपना एक कॉपीराइट मान लिया है, इस पर तो सबसे बुनियादी चोट अगर आप इतिहास को पढ़ें तो राजा राम मोहन राय ने की थी, जो परिवर्तन की बात की। और सारा झगड़ा वही है। जो लोग उस सनातनी परंपरा में मानसिक रूप से चोर हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करके दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालना चाहते। यह है बुनियादी झगड़ा जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राइट सर। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी की किताबों में जो लेटेस्ट आपने 8वीं कक्षा में एक परिवर्तन देखा, तो जिस परिवर्तन के लिए आज संवाद कार्यक्रम हो रहा है, ये भले ही ये परिवर्तन एनसीईआरटी की किताबों में संघ करवा पाए या ना करवा पाए, सरकार करवा पाए या ना करवा पाए, लेकिन ये परिवर्तन जब तक शाखा के पाठ्यक्रम में नहीं होगा, संवाद स्थापित नहीं होगा। Thank you.